अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। हमने इससे पहले ये देखा था कि वक्त के साथ साथ किस तरह जो है वो आपकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और किस तरह आपकी जो बॉडी है वो आपकी हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देती है। आपको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। लेकिन आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमें ये आपको मैं बताने लगी हूँ कि होता हमारी जॉइंट्स के अंदर जो है एक जेली होती है और उस जेली की जब कमी होना शुरू हो जाती है उस अमल को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। OA इन शॉर्ट फॉर्म। ये जो OA है ये दरअसल होता क्या है इसमें और किस तरह हम इसको मेडिकेशंस के ज़रिए कुछ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज के ज़रिए और कुछ तरह की जेल के ज़रिए, कुछ सप्लीमेंट्स के ज़रिए किस तरह हम इस अमल को बहुत डिले कर सकते हैं, इस अमल को रोक सकते हैं और किस तरह से हम जो OA बीमारी है इससे माजूरी की तरफ जाने से बच सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। क्या आपको पता है कि दरअसल होता क्या है कि जब आपके जितने भी हड्डियों के जॉइंट्स हैं, ख़ास तौर पे वो जॉइंट जो कि आपका शोल्डर का है, फिर आपके हाथ हैं, आपकी ये उँगलियां हैं, फिर इसी तरह आपकी ये जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, इसके बिल्कुल ऊपर वाला नेक की साइड वाला पोर्शन और बिल्कुल नीचे वाला जिसको आप लोअर बैक कहते हैं, फिर हिप्स की हड्डी और इसके बाद आपके घुटने की का जो जोड़ है, ये जो जॉइंट्स हैं इनके अंदर OA सबसे पहले नमूदार होता है। और होता क्या है कि इनके इन जॉइंट्स के अंदर जो आपका कार्टिलेज होता है, अब देखिए जैसे ये हड्डी है और ये इसका जॉइंट है, इस तरह से हड्डी ने जो है वो मूव होना है। तो इसके बीच की जो दोनों एंड में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ताकि हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। आप आसान उर्दू में समझ लें कि वो कोई रबड़ की चीज़ होती है, जेली होती है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में नहीं टकराती। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है कि ये जो जेली है, ये जो कार्टिलेज है, ये आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और जब ये आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो हड्डियाँ हैं वो आपस में रगड़ खाने लगती हैं और फिर जब हड्डियाँ आपस में घिसना शुरू हो जाती हैं तो उनकी जो शक्ल है वो थोड़ी-सी तब्दील हो जाती है। इस सारे अमल में अ, इस सारे अमल को जो है हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और ये वो आपकी डिसएबिलिटी की माजूरी की सबसे पहली और मेन वजह है, लीडिंग कॉज है। ये देखेंगे कि वो कौन-सी वजूहात हो सकती हैं या हम ये देखेंगे सबसे पहले कि आपको कैसे पता चलेगा जनाब जी कि हमें जो है वो OA है। तो इसके लिए इसके कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो देखे जाते हैं, जैसे कि आपके जो जॉइंट्स हैं, घुटने हैं, उसके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। दूसरा क्या है कि बहुत जिस्म के अंदर, हड्डियों के अंदर जो लचक है वो कम हो जाती है, किसी चीज़ को पकड़ने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत जल्दी-जल्दी हाथ जो है वो मूव नहीं करते, बहुत जल्दी से आप कुछ लिख नहीं पाते, बहुत जल्दी से आप झुक के कोई चीज़ नहीं उठा पाते। फिर इसी तरह क्या है कि जो मोशन है, हरकत है, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हरकत में आके, मोशन में आके उस काम को नहीं कर पाते। फिर क्या है कि आपके कुछ क्रैक्स की साउंड आती हैं, जैसे घुटने को थोड़ा-सा बेंड करें तो उसमें से साउंड आती है, हाथों से क्रिक-क्रिक की आवाज़ें आती हैं। तो ये सारी की सारी जो वजूहात हैं, ये इस बात की निशानदेही करती हैं कि आपको OA शुरू हो गया है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी वो कौन-सी वजूहात हैं कि किस वजह से जो है ये शुरू होता है। इसमें देखिए कोई ना कोई इंजरी हो सकती है, कोई ऐसी इंजरी जो कि आपको बहुत यंग एज में हुई हो, टीन में हुई हो, जवानी में हुई हो। उस वक़्त चूँकि बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर लचक होती है, उस वक़्त एहसास ना हुआ हो, लेकिन वक़्त के साथ-साथ ज्यों-ज्यों इसकी कार्टिलेज जो है ये इसके ऊपर असर आया हो और ये कम होना शुरू हुई हो, त्यों-त्यों जो है आपको एहसास हुआ हो कि यहाँ इस जगह जो है मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जैसे कुछ लोगों को वक़्त के साथ-साथ नेक में बहुत शदीद किस्म की तकलीफ़ शुरू हो जाती है और या फिर उनको लोअर बैक में बहुत शदीद तकलीफ़ शुरू हो जाती है। वो कभी इस तरह से इस पोज़ में गिरे होते हैं, उनको झटका लगा होता है जिसकी वज़ह से उनकी जो तकलीफ़ है, ये उम्र के साथ-साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर और क्या है कि जो मोटापा है, वो भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जब बहुत ज़्यादा आपका वेट हो जाता है, तो इतना ज़्यादा जोड़ों के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर वज़न आता है कि जो कार्टिलेज है, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है।
फिर इसके बाद जो आपकी डायबिटीज़ है, जिसको आपने ठीक से कंट्रोल ना किया हो, ठीक से टैकल ना किया हो, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मीठा भी खाए रखते हैं, इंसुलिन भी लगाए रखते हैं, पोरली इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ है, ये भी आपके उस कार्टिलेज के ऊपर बहुत बुरी तरह से असरअंदाज़ होती है। और आखिरी जो वजह है, वो है आपका मेनोपॉज़। मेनोपॉज़ जो है दरअसल ये क्या करता है कि इसके अंदर हमारी जो हड्डियाँ हैं, वो ना सिर्फ़ बुलबुली होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि हमारी जो कार्टिलेज है, अगर हम ठीक से सप्लीमेंट्स टाइम पे ऑन टाइम ना लें, तो हमारी कार्टिलेज भी इसकी वजह से बहुत मुतासिर होती है। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर और बात करते हैं कि ऐसे कौन से ट्रीटमेंट हैं जो कि आपके इस अमल को स्लो डाउन कर सकते हैं, इस अमल को रोक सकते हैं और आपको डिसेबिलिटी से बचा सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहली जो ट्रीटमेंट जो कि आप डॉक्टरी मेडिकली जो देखते हैं वो क्या होती है कि टॉपिकली होती है या फिर ओरली होती है। ओरली में क्या होता है कि मेथोट्रेक्सेट जो है मेडिसिन सॉल्ट की कोई भी मेडिसिन आपको दी जाती है या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन जो है इंजेक्ट किए जाते हैं या फिर आपको पेन किलर्स दी जाती हैं। इसी तरह ओरली कुछ इस तरह की जेल होती हैं जैसे वेंटोलिन है और कई ऐसी जेल होती है, मूव है जो कि आपको दी जाती है ताकि उस जगह की स्वेलिंग कम हो सके, वहाँ की इन्फ्लेमेशन कम हो सके और आपका वो जो घुटना है या जो शोल्डर है कुछ भी है उसके अंदर मोशन आ सके, हरकत आ सके। फिर हम अब आ रहे हैं अपने उन सप्लीमेंट्स की तरफ, उन रेमेडीज़ की तरफ जो कि आपकी स्वेलिंग को ना सिर्फ कम कर सकती हैं, बल्कि आपको इसकी जो तकलीफ़ है उससे भी निजात दिला सकती हैं। इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपने नींद को बहुत ध्यान रखना है, आपने अपने स्लीप पैटर्न को ठीक करना है। अगर आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो ये आपको स्वेलिंग से बचा सकती है, ठीक है? और दूसरी जो चीज़ है वो क्या है कि आपने अपने वज़न को कंट्रोल करना है, वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने वज़न को कम नहीं कर सकेंगे, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप अपनी कार्टिलेज की हिफाज़त करें। आप अपने वज़न को एक हेल्दी रेंज में लेके आएँ, ताकि आपकी कार्टिलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, बहुत ज़्यादा वज़न ना पड़े और आपकी जो कार्टिलेज है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म ना हो। फिर जो अगली चीज़ है वो क्या है कि आपने लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज़ करनी है, ऐसी वर्ज़िश करनी है जो कि आप आराम से कुर्सी के ऊपर बैठे कर सकते हैं, बिस्तर के ऊपर लेटे कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने जॉइंट्स को मूविंग पोज़ीशन में रखना है, उसको चलाते रहना है, क्योंकि इंजन जब तक चलता रहे ठीक रहता है, वरना फिर वो जाम होना शुरू हो जाता है। इसलिए अक्सर ये देखा गया है कि जनाब जी जब ख़वातीन अपनी बहुएँ ले आती हैं तो वो ऐसा-ऐसा काम करना छोड़ देती हैं और सारी ज़िम्मेदारी जो है बहुओं के ऊपर डाल देती हैं। ऐसा मत किया करें बल्कि जो आप अपने हिस्से का काम करते हैं उसको करते रहा करें, ताकि जो जॉइंट्स हैं, जो आपकी हड्डियाँ हैं वो मूव करती रहें, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके बाद जो हीट एंड कोल्ड पैचेज़ हैं, इसको हीट एंड कोल्ड थेरेपी भी कहते हैं, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें क्या करना होता है कि दिन के एक हिस्से में जैसे सुबह के टाइम आपने हीट पैड जो है उसको अप्लाई किया है अपने घुटने के इर्द-गिर्द 5 मिनट या 10 मिनट जो है आपने हीट जो उसको देनी है और फिर शाम के टाइम दिन के दूसरे हिस्से में जो है आपने बिल्कुल ठंडे पैचेस जो हैं वो अप्लाई करने हैं। इसी तरह नेक्स्ट डे आपने दोबारा हीट पैच अप्लाई करना है और रात को कोल्ड पैच जो अप्लाई करना है। इसको हीट एंड कोल्ड थेरेपी कहते हैं और ये बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है स्वेलिंग को कम करने के लिए और पेन को कम करने के लिए, ठीक है? अच्छा अब हम सप्लीमेंट्स के ऊपर आते हैं तो सप्लीमेंट्स में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका विटामिन डी जो है, ये अगर आप कॉड लिवर ऑयल यूज़ करें, जो कि फिश ऑयल होता है, अगर आप इसको कॉड लिवर ऑयल की शक्ल में लें, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये ना सिर्फ़ आपकी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बल्कि ये आपकी स्वेलिंग को कम करेगा आहिस्ता-आहिस्ता। और दूसरी चीज़ जो है वो जिंजर आती है, जिंजर के सप्लीमेंट्स भी आते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो आप शुरू के 2-3 महीने आप इसके सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको ये स्वेलिंग कम है, तो फिर आप इसका कहवा बना के, इसकी चाय बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जिंजर के बाद जो अगली चीज़ है, वो आता है हमारा इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट या इसको आप मैग्नीशियम सॉल्ट भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपके कॉर्न्स अगर निकल रहे हैं पैरों के नीचे या आपकी एड़ियाँ बहुत दर्द करती हैं या फिर ये कि आपके जो जॉइंट्स हैं, उनमें बहुत शदीद तकलीफ़ है हाथों में या आपके घुटने में, तो आपने करना क्या है कि थोड़ा-सा नीम गर्म पानी लेके उसमें 1 से 2 टेबलस्पून इप्सम सॉल्ट के डालें और फिर उसको मिक्स करें और उसके अंदर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अपने उस जॉइंट को जहाँ पे बहुत तकलीफ़ है उसको भिगो दें।
ये अमल आपने दिन में 1 दफ़ा ही करना है, इनफ होगा, लेकिन अगर आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो आप इसको सुबह-शाम भी कर सकते हैं। इसका थोड़ा-सा आपको ये इफ़ेक्ट भी आएगा कि आपको जो स्टूल है वो थोड़ा-सा आसानी से और थोड़ा-सा वाटरी शेप में आएगा, क्योंकि ये आपके जो नर्व्स होती हैं, जो आपकी रगें होती हैं, ये उनको रिलैक्स करता है। एप्सम सॉल्ट के बाद हम अगली उस पे आते हैं रेमेडी पे, और वो है हमारा हल्दी। इसको कुरकुमिन कहते हैं, और हल्दी बेहतर है कि आप इसको सप्लीमेंट के फॉर्म में लें, क्योंकि उसके अंदर एक कैप्सूल के अंदर तकरीबन आधा से 1 किलो हल्दी की जो अफादियत है वो एक कैप्सूल के अंदर समोई हुई होती है। इसलिए दिन में इसके 2 कैप्सूल लें, और ये आपकी इन्फ्लेमेशन को, आपकी स्वेलिंग को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। फिर ऐसा सप्लीमेंट जिसके अंदर ग्लूकोज़ामाइन और कॉन्ड्रोइटिन जो है, ये 2 चीज़ें इसके अंदर मौजूद हों, तो ये 2 चीज़ें जिस सप्लीमेंट के अंदर मौजूद हों, आप इस सप्लीमेंट को बाय करें, इसको 3 महीने तक यूज़ करें। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो स्वेलिंग है, वो बहुत हद तक कम होगी, पेन कम होगी और उसके अंदर थोड़ी-सी लचक आएगी। लेकिन लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज़ आपने नहीं छोड़नी, जब तक ज़िंदगी है। एक्सरसाइज़ एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ़ आपकी हड्डियों को जवान रख सकती है, बल्कि आपकी कार्टिलेज की भी हिफाज़त कर सकती है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखा करें। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।